दोस्तों, आज की हमारी कहानी यश और पूजा के नाम। मैं किचन में काम करने में बिजी थी। इतने सारे बर्तन अभी धोने बाकी थे और चाय भी बनानी थी। ऊपर से मुझे अपनी सौतेली माँ पर गुस्सा भी था, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना वजह आज फिर से डांट दिया था। मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाए जा रही थी और साथ ही साथ बर्तन भी धो रही थी कि अचानक ही डोरबेल की आवाज़ ने मेरी बड़बड़ाहट में और भी तेज़ी कर दी। अब दरवाज़ा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। वे महारानियाँ तो एसी वाले कमरे में आराम कर रही होंगी। इस घर की सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है। छोटे से छोटा काम करने से लेकर बड़े से बड़ा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। फिर भी कोई मुझसे खुश नहीं था। मैं मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई और ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? क्योंकि मुझे दरवाज़ा बजाने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शायद वो डोरबेल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था। मैंने गुस्से से दोबारा पूछा, कौन है? आवाज़ आई, मैं हूँ यश चोपड़ा। आवाज़ काफ़ी रौबदार थी। मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था जो हमारे रिश्तेदारों या फिर जान पहचान के लोगों का हो। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? बेल पर हाथ रखकर हटाना ही भूल गए हो। नैतिकता की किताब में ये बात दर्ज है कि अगर तीसरी बेल पर भी कोई दरवाज़ा न खोले तो वापस लौट जाना चाहिए। मैंने बहुत ही गुस्से से जवाब दिया था। वो भी गुस्से से चीख कर कहने लगा, क्या वापस अमेरिका चला जाऊं? और मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि ये नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर अब हवाइयाँ उड़ रही थीं। अपनी सौतेली माँ की बात याद आई, जो कह रही थी कि उनकी सहेली का बेटा अमेरिका से आने वाला है, कभी भी आ सकता है। उसके लिए ख़ास तैयारियां भी घर में हो रही थीं और मेरी सौतेली बहनें काफ़ी महंगे पार्लर से तैयार भी होने जाती थीं। आए दिन ही फेशियल करवा कर आती, क्योंकि सुना था वो लड़का बहुत ही अमीर परिवार का है और बहुत ही हैंडसम है। और मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। अब तो मेरी सौतेली माँ मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा दिखाएंगी कि तुमने मेरी सहेली के बेटे को इतनी देर बाहर खड़े रखा। और ज़रूर यश भी शिकायत करेगा कि मैंने उससे कितनी बदतमीजी का व्यवहार किया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था, सूट बूट में, हाथ में सफरी बैग पकड़े हुए। गर्मी के मारे पसीने से तर-बतर, बार बार अपने माथे को रुमाल से पोंछता हुआ झुंझलाया हुआ लग रहा था। मैंने भी अपने दुपट्टे से अपना पसीना साफ किया। मैंने कहा, जी आप अंदर आ जाइए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं किचन में बिजी थी इसलिए सुनाई नहीं दी आवाज़। और वो मेरी ओर देखकर मुझे घूरने लगा। कहने लगा, मैं नहीं जानता था कि इंडिया के लोगों का मिजाज भी मौसम की तरह गर्म है, वरना कभी ना आता। और मैं तो परेशान हो गई थी, क्योंकि अब तो वो मेरी सौतेली माँ को ज़रूर शिकायत लगाएगा मेरी, और वो मुझे फिर से ताने मारेंगी। मैंने कहा, आप इतने गर्म इलाके में लेने क्या आए हैं? वहीं रहना था ना। कौन अमेरिका जैसा देश छोड़कर इतनी गर्मी में इंडिया आता है? ना जाने क्यों मेरी जबान फिर से फिसल गई थी, क्योंकि गर्मी और पसीने से मेरा मूड भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा था। मेरी इस बात पर उसने घूर कर मुझे देखा था। मैंने जल्दी से उससे नज़रें हटाईं और आगे आगे चलने लगी। वो भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी से अंदर जाने लगी ताकि अपनी माँ और बहनों को बता सकूं कि अमेरिका वाला मेहमान, जिसका उन्हें शिद्दत से इंतज़ार है, वो आ चुका है बिना बताए। मैं उसे कहने ही वाली थी कि आने से पहले सूचना तो कर देते, यूं ही मुंह उठाकर चले आए हो। मगर मैं अपने शब्दों को अपने दांतों तले दबाए हुए अंदर जाने लगी। जैसे ही लॉन्ज में दाखिल हुई, मैंने उसे लॉन्ज में बैठने को कहा। वो कहने लगा, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा, बड़ी तेज प्यास लगी है। मैं जो ऊपर कमरे की तरफ भागी जा रही थी ताकि अपनी सौतेली माँ को बता सकूं कि उनका मेहमान आ गया है, एकदम से पलटी। मैंने कहा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, परेशान ना हो। वैसे भी इतनी सख्त गर्मी से बाहर आए हैं, अगर ठंडा पानी पियेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर मुझे ही बातें सुनने को मिलेंगी कि मेरे मेहमान को आते ही बीमार कर दिया। वो कहने लगा, अगर प्यास की शिद्दत से मैं मर गया तो? और मेरे माथे पर तो बल आ गए थे। भला प्यास की शिद्दत से कौन मरता है? मैं जल्दी से किचन में गई और फिर से बर्फ़ जैसा ठंडा पानी उठा लाई और गिलास में डालकर उसे पेश कर दिया। उसने जैसे ही पहला घूंट भरा, शायद उसके गले में पानी अटक गया था, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। उसने गिलास वापस ट्रे में रख दिया और मैं हैरानी से उसे देखने लगी। अभी तो वो इतना हंगामा मचाए हुए था जैसे पूरी टंकी ही ख़त्म कर देगा। मगर कुछ ही घूंट पीकर उसने पानी वापस रख दिया था। कहने लगा, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, अब आप आंटी को बुला लें। अजीब सनकी बंदा था।
अगर पानी पीना ही नहीं था तो मुझे तकलीफ में डालने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो पहले ही जली भुनी बैठी थी। वो मुझे सर से पैर तक गौर से देखने लगा। शायद उसे मैं इस घर की नौकरानी लगी थी, क्योंकि पहली बात तो मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था। सुबह के मैले कुचैले कपड़े जो सिलवटों से भरे हुए थे, आज तो बालों में कंघी भी नहीं की थी। अचानक ही मेरे हाथ खुद मेरे बालों पर चले गए थे और अपनी उंगलियों से मैं अपने बालों को संवारने लगी थी। वो मुझे बड़ी ही अजीब सी नज़रों से घूर रहा था, जैसे उसकी नज़रों में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं थी। मैंने भी उसे घूरा और ऊपर कमरे में चली गई। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाने लगी, अब मुझे फिर से इतना झंझट करना पड़ेगा इस मेहमान के लिए, इतने सारे पकवान बनाने पड़ेंगे अकेले ही। ये सोच कर ही मेरा दम घुटने लगा था। मैंने ऊपर कमरे में जाकर दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला तो मेरी सौतेली माँ बेड पर किसी महारानी की तरह बैठी टीवी देख रही थी। उन्होंने बहुत ही नाखुशी से मेरी तरफ देखा और कहा, क्यों आई हो, क्या काम है, हर वक्त सिर पर सवार रहती हो। और मेरा दिल चाहा कि मैं भी कुछ खरी खरी सुना दूं। आखिर मेरे बाप का घर था, मैं चाहे जहां भी आती जाती, मगर मैं तो शुरू से ही बेचारी थी। मैंने कहा, आपका मेहमान आ चुका है और नीचे लॉन्ज में बैठा आपका इंतजार कर रहा है। और वो एकदम से चौंक कर उठी थी। कहने लगी, कौन सा खास मेहमान। मैंने कहा, वही जो अमेरिका से आया है। ये सुनकर तो मेरी सौतेली माँ करंट खाकर बेड से उठी थी, जैसे उसके ऊपर कोई छिपकली चढ़ गई हो। कहने लगी, अरे कम बखत, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतना खास मेहमान तुमने लॉन्ज में बिठा दिया। मैंने सोचा तो क्या सिर पर बिठा लेती उसे, मगर मैं सिर्फ सोच सकती थी, कह नहीं सकती थी। बोली तो बस इतना कि वो अभी अभी आए हैं और आपको याद कर रहे हैं। कहने लगी, अच्छा जाओ उसे कोई ठंडा बंडा पिला, इतनी गर्मी में वो अकेला आया होगा, मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे जल्दी जा, मनहूस मारी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस बूढ़ी का मुंह नोच लूं। मैं जानती थी कि वो खूब तैयार होकर नीचे आएगी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैं बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई और नीचे लॉन्ज में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि वो वहाँ नहीं था। मैंने एकदम अपने माथे पर हाथ मारा कि कहीं वो मेरे गुस्से की वजह से वापस तो नहीं चला गया। मैंने इधर उधर देखा तो किचन से खटपट की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से किचन में गई तो देखा वो किचन में ही खड़ा फिर से पानी की बोतल निकालकर उसमें आधा गिलास पानी भर चुका था और आधा गिलास किचन सिंक के नल से गर्म पानी मिलाने लगा। मुझे एकदम एहसास हुआ कि उसने वो पानी क्यों नहीं पिया था, क्योंकि वो बहुत ठंडा था। मैंने कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी मत भरिएगा, ये पानी सिर्फ बर्तन धोने के लिए है, मैं आपको दूसरा फिल्टर वाला पानी लाकर देती हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदगी की हालत में उसे सफाई देने लगी और उसने वही भरा हुआ गिलास पानी का गटक लिया था और मैं उसे मुंह खोले देखती रही। पानी पीने के बाद उसने गिलास धोकर धुले हुए बर्तनों में रख दिया और मेरी तरफ पलटा। कहने लगा, आपकी बात सही थी, अगर वाकई मैं इतनी गर्मी में ठंडा पानी पी लेता तो बीमार पड़ जाता और इल्ज़ाम शायद आप पर ही जाता। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी कि अगर उसने मेरी शिकायत मेरी सौतेली माँ को कर दी कि मैंने उसकी किस तरह की मेहमान नवाजी की है तो मेरी दुर्गति तो पक्की बनेगी। मैंने कहा, देखिए आप लॉन्ज में बैठे, यहाँ गर्मी है और मुझे बताएं आपको और क्या चाहिए, मैं खुद आपको ला दूंगी, क्योंकि ये मेरा काम है, आपका नहीं। वो कहने लगा, अरे वाह, सच में ये आपका काम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अगर मेहमान आ भी जाएं तो वो खुद ही किचन में घुसकर फ्रिज में से अपनी पसंद की चीज़ें निकाल कर खा सकते हैं। ये कहने के साथ ही उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। सामने ही फलों की टोकरी पड़ी थी, जिसमें से उसने एक लाल सेब निकाला और सिंक के नल को खोलकर उसे अच्छी तरह से धोने लगा। मैं बिल्कुल मुंह खोले उसे ये हरकत करते देख रही थी। इससे पहले कि मैं उसे मना करती, उसने अपने दांत गड़ा दिए और एक बड़ा सा बाइट लेकर चबाने लगा। उसके लाल और सफ़ेद चेहरे पर जैसे सुकून की लहर दौड़ गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा है और आते ही किचन पर हमला बोल दिया है। मैंने कहा, देखिए मिस्टर, आपका जो भी नाम है। कहने लगा, मेरा नाम जो भी नहीं बल्कि यश चोपड़ा है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा यश जी, आपके यहाँ जो भी रिवाज होता होगा, मगर हमारे यहाँ मेहमानों को लॉन्ज में बिठाकर उनकी खातिरदारी वहीं की जाती है। इससे पहले कि घर वालों से मेरी अच्छी खासी दुर्गति बने, भगवान के लिए आप किचन से बाहर तशरीफ़ ले जाइए और लॉन्ज में बैठे मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। कहने लगा कि मैं आपसे आते ही अपनी सेवा करवा चुका हूँ, बर्फ़ जैसे ठंडे गिलास पानी के रूप में, इसलिए आप अपनी खातिरदारी अपने पास ही रखें तो बेहतर है। और मेरे माथे पर
बेशुमार बल आ गए थे। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि मुझे ठंडा गिलास पानी का दो। कहने लगा, हमारी भाषा में ठंडा गिलास पानी का मतलब होता है कि ऐसा ठंडा पानी जो गले से आराम से उतर जाए और रूह को ठंडा कर दे। इससे पहले कि मैं उसे कुछ भी कहती, एकदम से सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई और मेरे तो होश काम करना छोड़ गए थे। मैंने कहा, भगवान के लिए आप बाहर जाइए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे और बेइज्जत न करवाएं। सुबह से 5 बार तो मैं इन लोगों के हाथों जलील हो चुकी हूँ। और वो मुझे गौर से देखने लगा। सेब आधा उसने खा भी लिया था। कहने लगा, क्या आप इस घर का हिस्सा नहीं हैं? आपकी दुर्गति क्यों बनी है? एकदम से उसके चेहरे पर चिंता उभर आई और मैं बिल्कुल चुप साधे उसे देखने लगी। मैंने कहा, आप इस घर के उसूलों से अनजान हैं और ना ही जाने तो बेहतर है। कहने लगा, इस घर के नौकरों से इतना बुरा सलूक क्यों किया जाता है? और मैं तो उसकी बात सुनकर एकदम से लाल पड़ गई थी। मेरे गेहूँए चेहरे पर लालिमा घुल गई। बड़ी बड़ी काली आंखें जिल्लत और बेइज्जती के एहसास से नम हो गईं। वो मेरी इस हद तक बेइज्जती करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर शायद कसूर उसका नहीं था, क्योंकि मेरा हुलिया बिल्कुल नौकरानियों जैसा ही था। एकदम से ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने पल्लू से पोंछते हुए जल्दी से बाहर भाग गई। मैं उस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी और वो एकदम जैसे हक्का बक्का सा होकर मेरे पीछे पीछे आने लगा। इससे पहले कि मैं भागकर अपने कमरे में जाती, मेरी सौतेली माँ लॉन्ज में दाखिल हो चुकी थीं और मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल मेरे सर पर खड़ा था। मैंने कहा, यश जी, आप इधर बैठे ना सोफे पर, मैं आपको कुछ खाने के लिए ला देती हूँ। मेरा लहजा एकदम से नरम पड़ गया था, मगर यश आगे बढ़ा और मेरी माँ से मिलने लगा। कहने लगा, आंटी आप कैसी हैं? मेरी माँ के गिले शिकवे भी शुरू हो गए। कहने लगी, अरे बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर लेते। इतनी गर्मी में तुम परेशान हो गए हो। यश कहने लगा, कोई बात नहीं आंटी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं बस आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। मेरी सौतेली माँ का तो बस नहीं चल रहा था कि उसकी बलाएं लें और उसके बारी बारी जाएं। मैं अभी तक वहीं खड़ी थी। यश को बिठाने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में गुस्से के शोले फूट रहे थे। कहने लगी, अभी तक यहाँ खड़ी हो, जाओ और मेहमान की खातिरदारी करो। इस घर के रीति रिवाज से जानकार नहीं हो? तुम भूल गई हो क्या सब कुछ? और मुझे दबी दबी आवाज़ में घुर्राकर बोली थी। मैं जल्दी से किचन में भाग गई। ना जाने क्यों मैं उस लड़के के सामने अपनी बेइज्जती सहन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान था और मेरे आत्मसम्मान को ये बात स्वीकार नहीं थी। किचन में जाने के बाद मैं एकदम से बिजली की तरह तेज हो गई, क्योंकि मुझे उनके बताए हुए मेन्यू के मुताबिक सारी डिशेस बनानी थीं। वो अमेरिका से आया था और उसके स्वाद के अनुसार वेस्टर्न और चाइनीज डिशेस बनानी थी। गर्मी बेतहाशा थी, बार बार पसीना साफ करती। मैं सब कुछ बना रही थी। अब लॉन्ज में से हंसी ठिठोली और चूड़ियों की खनक की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि मेरी दोनों सौतेली बहनें लक्ष्मी और चंदा भी सज धज कर उस गोरे चिट्टे विदेशी बाबू के सामने बैठकर ठहाके लगा रही थीं। गला फाड़ फाड़ कर पागलों की तरह हंस रही थीं। मेरी सौतेली माँ भी बिल्कुल बचपन की सहेलियों की तरह उससे हंस हंस कर बातें कर रही थीं और किचन में मेरा जलन से बुरा हाल था। अचानक ही मेरा हाथ गर्म पतीले से लग गया। एकदम से कराह की आवाज़ निकली, क्योंकि मेरी सांवली कलाई एक जगह से जलकर काली पड़ चुकी थी और जलन तकलीफ से बुरा हाल हो रहा था। ऊपर से आंसू भी बह रहे थे। मैंने जल्दी से ठंडे पानी का गिलास ऊपर डाला तो गिलास मेरे हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। आज तो फिर मेरी दुर्गति बनने वाली थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अगर मेरी सौतेली माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। मैं कब से उसके जुल्मों सितम सहती आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिरी बार मैं कब खुश हुई थी। मैंने कब इस घर में सुकून का सांस लिया था। बचपन से लेकर आज तक मैं जुल्म और सितम ही तो सहती आई थी। मेरा भाग्य भी तो मेरे रंग की तरह काला था। मैं सांवली सलोनी सी लड़की थी, क्योंकि मेरा रंग मेरी माँ पर गया था, जो मेरी ही तरह सांवले रंग की थी। वो मेरे बाप के जुल्मों सितम सहते सहते मर गई थी, क्योंकि मेरे बाप को वो पसंद नहीं थी। शायद इसीलिए, क्योंकि उनका रंग सांवला था और मेरे बाप गोरे चिट्टे थे। मेरे बाप एक बिजनेसमैन थे और उन्हें अपनी सेक्रेटरी से प्यार हो गया था। सेक्रेटरी ने उन्हें अपने हुस्न का दीवाना बना लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसाया कि मेरे बाप ने मेरी माँ के पास आना ही छोड़ दिया।
वो से सकते दम तोड़ गई थी। आज वही सेक्रेटरी, जो कि एक मामूली वर्कर थी और बहुत ही गरीब घराने से संबंध रखती थी, मेरे बाप की बीवी बनकर इस घर पर हुकूमत कर रही थी और मेरे बाप के दिल पर भी। और मेरी हैसियत किसी कूड़ेदान की तरह थी जो घर में बिल्कुल फालतू है। मेरी माँ ने शुरू से ही मुझ पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे। उसने कभी भी मुझे अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया था और मेरे बाप को भी मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि ये बदजबान है, बदचलन है। मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी इसी वजह से छूट गई थी, क्योंकि मेरे बाप को मुझ पर शक होने लगा था कि शायद मेरा पराये लड़कों के साथ अफेयर है। हालांकि मैंने तो कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, मगर मेरी सौतेली माँ चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे घरों में ब्याही जाएं और मैं बस घर में नौकरानी की तरह पड़ी रहूं। मुझे तो कभी कभी अपने बाप पर भी हैरत होती थी कि उसका खून इस कदर सफ़ेद पड़ गया था। अगर वो कभी मेरी तरफ प्यार से देखता भी तो मेरी माँ मुझे ऐसे हाल में न रखती। मेरा बाप तो कई कई दिनों तक मुझसे बोलता भी नहीं था। अब मैं घर की नौकरानी बनकर रह गई थी और मेरी दोनों बहनें घर में और बाहर हर जगह राज करती थीं। वे पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थीं, मगर इतने ज़्यादा पैसे भरने के बाद उनके मार्क्स काबिल कबूल आ जाते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था, मगर मुझे 12वीं क्लास के बाद ही घर बिठा दिया गया और मेरी बहनें यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं और साथ ही साथ लड़कों के साथ दोस्ती भी जमाई हुई थी। वे बहुत ज़्यादा लिबरल और बोल्ड थीं, मगर मेरे बाप को उनका बोल्डपन नज़र नहीं आता था। ये उनका फैशन बन गया था। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। मेरी सौतेली माँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थीं। कहती थीं कि मेरी बचपन की सहेली का बेटा अमेरिका से आ रहा है और वो शादी भी इंडिया में ही करेगा, किसी इंडियन लड़की के साथ, क्योंकि उसे घरेलू और संस्कारी लड़की चाहिए। वो किसी अंग्रेज लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उसे इंडिया भेज रही हूँ। और आज वही हमारे घर मेहमान बनकर आया था और उसके आने की तैयारियाँ 1-2 महीने से ही शुरू हो गई थीं। मेरी दोनों बहनें शक्ल सूरत की अच्छी थीं और उनका रंग भी काफ़ी गोरा चिट्टा था। पिछले 2 महीनों में उन्होंने पार्लर के इस कदर चक्कर लगाए थे कि उनका चेहरा और भी ज़्यादा दमक उठा था। वे अपने अपने तीर आजमा रही थीं। यश चोपड़ा के सामने बैठकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे लुभा रही थीं, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक की किस्मत चमकने वाली थी। मैं उनके बराबर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। हालांकि मैं भी तो इस घर की बेटी थी, मगर मेरी हैसियत तो बिल्कुल नौकरों की तरह थी। भला मेरे भाग्य इतने बुलंद कहाँ होने वाले थे। और यश ने तो मुझे पहले ही नौकरानी समझ लिया था। ऊपर से सारा दिन किचन में जल जल कर मेरा रंग सांवले से काला पड़ने लगा था। हालांकि मैं भी अगर अपनी बहनों की तरह महंगे महंगे फेशियल करवाती, बोटॉक्स करवाती, तो मैं भी सुंदर होती, क्योंकि मेरा रंग सिर्फ सांवला था। नए नक्श तो मेरी बहनों से भी कहीं अच्छे थे। ऊंची लंबी नाक, बड़ी बड़ी काली काली आंखें, कमर से नीचे तक आते काले लंबे बाल। मगर मेरे रंग ने काली बदली की तरह मेरी खूबसूरती को छिपा लिया था। मैं रोज आ रही थी और अपना बाजू सहला रही थी। भाग्य का धन्यवाद कर रही थी कि मेरी सौतेली माँ को पता नहीं चला कि गिलास टूट गया है, वरना वो मेरी दुर्गति बनाने किचन में आ जाती। अचानक ही मेरी दोनों बहनें किचन में दाखिल हुईं। मैं जानती थी कि वे क्या करने आई हैं। कहने लगी, पूजा सब कुछ रेडी है ना, कोई चीज़ बनाना रह तो नहीं गया। वे बार बार अपना पसीना साफ करती पूछने लगीं, क्योंकि उनसे 2 मिनट भी यहाँ खड़े रहना मुश्किल था। मैंने कहा, हाँ बस मैं डिशेज में सजाकर खाना सर्व करने ही वाली हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, अब तुम इधर ही रहो, हम खाना लेकर जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं वहाँ आने की, यहीं बैठकर खाना खा लो। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे। उन्होंने मुझे नापसंद नज़रों से देखते हुए कहा। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वे सारा क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में हैं। उन्होंने सुना था कि यश को अच्छा खाना बनाने वाली कोई भारतीय गुणी लड़की चाहिए, क्योंकि उसके पास दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। उसने कौन सा नौकरी करवानी थी, और अब यश की नज़रों में क्रेडिट पाने के चक्कर में थी, और मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी क्रेडिट लेने की। इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही और वे खाना लेकर चली गईं। थोड़ी देर बाद मेरी सौतेली माँ गुस्से से फुनकारते हुए किचन में दाखिल हुई। मैंने अभी पहला निवाला ही लिया था। मेरे आगे से ट्रे खींचकर परे धकेली और कहने लगी, बेशरम लड़की, तुम्हें कितनी बार समझाया कि उसे ज़्यादा मिर्च वाले खाने नहीं देना। मैं तो पहला निवाला लेकर ही सी सी करने लगी हूँ। ना जाने वो बच्चा क्या सोचेगा। वो पहली बार यहाँ आया है और उसे इतना तेज मिर्च वाला खाना सर्व किया है। अगर उसने कोई भी बात की तो तेरी जान ले लूँगी।
वो मुझे धमकी देकर चली गई और मैं बिल्कुल सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि अब तो मेरी शामत पक्की थी। मैं दुआ करने लगी कि यश कुछ भी ना कहे, बस चुपचाप खाना खा ले। मैंने तो एक निवाला भी लिया था और मेरे गले में अटक गया था। मेरी तो भूख ही मर गई थी। एक बार फिर से आंसू मेरी आंखों से जारी होने लगे थे कि अचानक ही वो किचन में दाखिल हुआ। मेरा शरीर पसीने से पूरा भीगा हुआ था और आंखें भी। वो हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे इतनी गर्मी है यहाँ पर, पागल हो गई हो क्या? आओ वहीं लॉन्ज में बैठकर तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, मेरी जगह यहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने नफरत और गुस्से से कहा था। मेरा गला बार बार रुंध रहा था। वो कहने लगा, माना कि तुम इस घर में नौकर हो, मगर इंसान तो हो ना। और मैं एकदम उसे गुस्से से घूरने लगी। वो एकदम से डरकर पीछे हटा। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करो, अपनी ये बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत डराओ। असल में मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकर भी घर का ही एक हिस्सा होते हैं। इस बार मैंने उसे गुस्से से नहीं घूरा था। वो मुझे नौकर समझ रहा था तो इसमें उसकी गलती नहीं थी। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, वैसे खाना बेहद टेस्टी था, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे इस कदर स्वादिष्ट देसी खाना खाने को मिला है, वरना मैं तो चाइनीज खाना खा खा कर उकता गया था। आंटी की बेटियों के हाथों में तो बड़ा ही टेस्ट है, यकीनन तुमने भी हेल्प की होगी उनकी। वो बोले जा रहा था और मैंने कोई भी सफाई या दलील देना जरूरी नहीं समझा। एकदम से मैं किचन से जाने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं हैरत से उसकी तरफ पलटी और कहा, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। मगर वो गौर से मेरी कलाई देख रहा था, जहाँ पर वो जला हुआ निशान था। कहने लगा, अरे यार, तुमने तो अपना हाथ जला लिया, कितनी सख्त दिल हो तुम। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? कैसे जला ये हाथ, मुझे देखने तो दो। वो ध्यान से मेरा हाथ देखने लगा, जिसमें अब छोटे छोटे से बबल पड़ने लगे थे। मैंने कहा, मैं दवाई लगा लूंगी, आपकी मेहरबानी मेरी कलाई छोड़ दें। मगर वो शायद छोड़ने के मूड में नहीं था। मुझे कलाई से पकड़े किचन से बाहर निकल आया था और मैं अजीब तरह की स्थिति में फंस गई थी। अगर मेरी माँ और बहनों ने देख लिया तो मेरी जान ही ले लेंगी। पहले ही मेरी ज़िंदगी इस कदर मुश्किल थी। वो मुझे लॉन्ज में ले आया और सोफे पर बिठा दिया। मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर ये देखकर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। मेरी माँ कहने लगी, अरे यश बेटा, ये तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? यश कहने लगा, तो और कहाँ लेकर जाऊँ आंटी, देखिए तो सही, इसकी कलाई जल गई है, मैं बैंडेज लगा देता हूँ। लक्ष्मी, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाओ और मेरा फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आओ। वो लक्ष्मी से बोला और वो अपनी माँ का चेहरा देखने लगी और मैं उन सबको देखने लगी। यश मेरे जख्म को गौर से देख रहा था। कहने लगा, बस वो ऊपर वाली ही स्किन जली है, मैं बैंडेज लगा देता हूँ, जलन ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब रोना तो बंद करो, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो मेरी आंखों में देखकर बोला और मैं उसे क्या बताती कि ये आंसू किस वजह से आ रहे थे, क्योंकि आज तक मेरी इतनी परवाह किसी ने नहीं की थी। अगर मुझे बड़े से बड़ा घाव भी लग जाता तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था, यहाँ तक कि मेरा सगा बाप भी नहीं पूछता था, और फिर ये तो पराया था। मेरे रोने में अब तेजी आ चुकी थी। लक्ष्मी ना चाहते हुए भी फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आई और उसने पहले मेरे जख्म पर मरहम लगाया, फिर ऊपर से पट्टी बांधने लगा। वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह मुझे पट्टी बांध रहा था। उसकी आंखों में बहुत चिंता थी और मेरी माँ का तो बस नहीं चल रहा था कि मुझे उठाकर बाहर फेंक दें, क्योंकि यश की नज़रों में मेरे लिए हमदर्दी वो देख चुकी थीं और वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में भाग गई। मेरा इरादा सुबह से पहले कमरे से निकलने का नहीं था, क्योंकि अगर पहले निकलती तो मेरी माँ का गुस्सा मुझ पर ही निकलना था। यश को हमारे घर आए हुए 3-4 दिन हो गए थे और वो ऐसे घुल मिल गया था जैसे कि ये उसका अपना घर हो। मैं तो ज़्यादातर किचन में ही रहती थी। अगर किचन के कामों से छुटकारा मिल जाता तो थोड़ी देर छत पर चली जाती और चिड़ियों के साथ बातें कर लेती, जो मेरे पापा अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए लेकर आए थे, क्योंकि उसे परिंदों का बहुत शौक था। शौक तो मुझे भी बहुत था परिंदे पालने का, मगर मेरे शौक पूरे करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं लक्ष्मी की चिड़ियों से ही थोड़ी देर अपने सुख दुख साझा कर लेती थी, जिससे मेरा मन हल्का हो जाता था। अचानक ही मुझे सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। यकीनन मेरी सौतेली माँ होंगी और मुझे डांटने आई होंगी किसी बात पर, मगर वो यश था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हारा जख्म अब कैसा है? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे का वैसा। कहने लगा, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? मैंने कहा, किससे बातें करूं? कहने लगा, मुझसे कर लो। तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? तुम इस घर में कब से हो? मैंने कहा, बचपन से हूँ।
और वो मेरी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गया। कहने लगा, क्या क्या तुम शुरू से ही इस घर में काम करती हो? मैंने कहा, नहीं, बचपन में तो मैं बहुत लाडली थी अपनी माँ की। वो मुझे बिल्कुल रानियों की तरह रखती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि दुख किस चिड़िया का नाम होता है। मगर उनके मरने के बाद जिंदगी ने मेरे साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। सारे खोटे रिश्तों की असलियत मेरे सामने आ गई। मैं ना जाने किस धुन में बोलती जा रही थी और वो गौर से मेरा चेहरा देख रहा था। कहने लगा, क्या तुम्हारी माँ भी इसी घर में काम करती थी? मैंने कहा, नहीं, वो इस घर की मालकिन थी, मेरे पापा की पहली बीवी और मैं उनकी ही बेटी हूँ। और वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मेरे सिर पर सींग उग आए हों। मैं उठी, उसके सामने आई और मैंने कहा, मैं संतोष मल्होत्रा की तीसरी बेटी हूँ, पूजा मल्होत्रा। ये कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी, बल्कि तेजी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई थी। मुझे नहीं पता मेरी इस बात को सुनकर उसके चेहरे का रंग क्यों बदल गया था। रात को मैं किचन में खाना बनाकर जैसे ही सर्व करने लगी, लक्ष्मी और चंदा भी मेरे साथ ही खाना सर्व कर रही थीं और यश को दिखा रही थीं कि ये खाना भी उन्होंने ही बनाया है, क्योंकि यश को मेरे बनाए हुए खाने बहुत पसंद आ रहे थे। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा बार बार मुझे ही देख रहा था और किसी गहरी सोच में था। पापा भी उस समय घर पर ही थे और यश से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। अचानक जब मैं खाना सर्व करने के बाद जाने लगी तो यश ने मुझे पीछे से पुकारा, पूजा, आओ हमारे साथ बैठकर तुम भी खाना खाओ, आखिर तुम भी तो इस घर की बेटी हो। यश की ये बात सुनकर जैसे सबको सांप सूंघ गया हो और मैं जहाँ की तहाँ रह गई। पापा ने भी कहा, हाँ हाँ पूजा बेटा, किधर जा रही हो, इधर हमारे साथ बैठो ना। आज तो पापा को भी याद आ गया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी सौतेली माँ और बहनें खा जाने वाली नज़रों से मुझे देख रही थीं और मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ बैठना पड़ा। यश सामान्य अंदाज में बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था और पापा भी उसे बता रहे थे कि मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। ये सारा खाना पूजा ने ही बनाया है। पापा कहने लगे, छोटी उम्र में ही इसने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लीं। सगी माँ इस दुनिया में नहीं रही, मगर इस बच्ची ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। मैं अपने पापा की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। आज तक उन्होंने मेरी कभी तारीफ नहीं की थी। यश भी कहने लगा, हाँ अंकल, पूजा बाकी काबिले तारीफ है। उसके बनाए हुए खानों का तो मैं दीवाना हो गया हूँ। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया है कि इतने दिनों बाद मुझे घर के खाने का स्वाद मिला है। सच कहूँ तो मैं भी अपने लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश में हूँ जो घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल सके और मुझे भी संभाल सके। अगर पूजा मेरी लाइफ में आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। कहते ही यश एकदम से मुस्कुराने लगा था और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मैं तो चम्मच उठाकर प्लेट में रखना ही भूल गई थी। पापा भी यश की बात पर मुस्कुरा रहे थे और मेरी सौतेली माँ और दोनों बहनें ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। वे तो 3-4 दिनों से यश के आगे पीछे घूम रही थी, उसके साथ होटलिंग कर रही थी। एकदम से मेरी सौतेली माँ ने बात संभालने की कोशिश की और कहने लगी, हाँ बेटा यश, हमारे घर की लड़कियाँ बहुत ही सुगढ़ हैं। अब तुम लक्ष्मी और चंदा को ही देख लो, जब से तुम आए हो नए नए खाने बना बनाकर तुम्हें परोस रही हैं। मेरी सौतेली माँ ने ढिठाई से सारा क्रेडिट अपनी बेटियों को दे दिया। यश मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस हफ्ते मम्मी आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी सगाई करके ही वापस जाएंगी और अपनी बहू को भी जल्द से जल्द साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि उनका कहना है कि वे अमेरिका में बहुत बोर हो रही हैं। खाना बहुत तनाव में खाया गया था। मैं तो फ़ौरन ही अपने कमरे में चली गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा होगा। भला मेरे जैसी सांवली सलोनी लड़की उसके साथ कैसे जचेगी। 1 हफ्ते के बाद उसकी मम्मी आ गई। वे बहुत ज़्यादा मिलनसार थीं, क्योंकि उनका संबंध तो इंडिया से ही था और यश के बिजनेस और जॉब की वजह से अमेरिका चली गई थीं। कहने लगी, मैंने यश से कह दिया है कि अपना सारा सेटअप इंडिया में ही बना ले, क्योंकि मैं अब और परदेश नहीं काट सकती। वे मुझसे भी बहुत मिलनसार अंदाज में मिली। मैंने सजने संवरने की कोई कोशिश नहीं की थी और ना ही मुझे अदाएं दिखाने का शौक था। मेरी सौतेली माँ और बहनें हर तरह की कोशिश कर रही थीं कि किसी तरह वे अपनी बेटियों में से किसी एक का रिश्ता यश का मांग लें, मगर जो बात उनकी मम्मी ने कही उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वो कहने लगी, मेरे लिए तो तीनों बच्चियां ही बराबर हैं, तीनों ही बहुत मिलनसार और प्यारी बच्चियां हैं, मगर मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे की पसंद के अनुसार ही उसकी ज़िंदगी का फैसला करूंगी। मेरे बेटे को पूजा बहुत पसंद आई है, क्योंकि पूजा यश की पसंद के अनुसार है। उसे सीधी सादी लड़कियां ज़्यादा आकर्षित करती हैं, जिनका दिल भी सादा हो और वो सीधे दिल में उतर जाएं।
इसीलिए मैं पूजा को सगाई की अंगूठी पहना रही हूँ। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरी सौतेली माँ का रंग ऐसा उड़ा जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो गया है। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यश की मम्मी ने मेरे हाथ में अंगूठी पहना दी जो मेरे हाथ में तारों की तरह चमकने लगी। पापा भी मेरे लिए बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी पूजा जैसी बेटी कोई भी नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि आपको मेरी बेटी की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही सब्र और शुक्र करने वाली बच्ची है। यश की ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी। और मेरी आंखों से आंसू झर झर बहने लगे थे। यूं लग रहा था जैसे सैलाब आने वाला है। मैं एकदम से अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। मेरा दिल धड़क रहा था। क्या कभी ऐसा होता है कि दिल में कोई दुआ आई हो और उसे बिना मांगे ही कबूलियत का दर्जा मिल जाए? यश भी मेरे लिए किसी बिन मांगी दुआ की तरह था, या बेमौसम की हल्की फुल्की बारिश की तरह जिसने मेरी ज़िंदगी को गुलशन बना दिया था। रात को यश मेरे पास छत पर आया। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। मैंने रेलिंग पर अपना हाथ टिका रखा था जिसमें अंगूठी का नग चमक रहा था। उसने मेरे हाथ के साथ अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ में भी वही अंगूठी थी जो हमारी सगाई की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आपने मुझे क्यों पसंद किया? मैं किसी भी लिहाज से आपके मापदंड पर पूरा नहीं उतरती। कहने लगा, क्या कमी है तुम्हें? बस थोड़ी सी गुस्से वाली हो। हर वक्त गुस्सा तुम्हारी नाक पर रहता है। उसने मेरी नाक पर अपनी उंगली रखी और मेरे तन मन में जैसे भावनाओं का तूफान उठ गया। मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा था। दिल ने नए लय पर धड़कने शुरू कर दिया था। वो इतना खूबसूरत था कि किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। कहने लगा, कभी भी खुद को कम मत समझना, क्योंकि मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपनाने का फैसला नहीं किया है, बल्कि तुम मुझे पहले ही नज़र में अच्छी लगी थी। तुमसे प्यार हो गया था, खासकर तुम्हारी इन बड़ी बड़ी नशीली आंखों से, जिनमें बहुत सारे छुपे हुए जज्बात हैं, और मैं इन जज्बातों को एक एक करके खोलूँगा। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसकी मोहब्बत की गर्माहट से मेरे अंदर तक एक अजीब सी ताजगी आ गई थी। और ये ताजगी मुझे बहुत भा रही थी, क्योंकि अब ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी यश के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी यश और पूजा के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपके नाम की स्टोरी लेकर ज़रूर आऊँगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और मेरी नई कहानी पर आकर मुझे रिमाइंड कराना पड़ेगा अपने नाम के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।